लंबे समय और लंबी चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई तस्वीर सामने आ गई। इस नई तस्वीर में क्या कुछ पुराने चेहरे हैं तो कुछ नए, कुछ अनुभवी चेहरे हैं तो कुछ युवा। ये नई तस्वीर ऐसे समय में आई है जब अगले साल 3 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, फिर 2029 में लोकसभा चुनाव के चश्मे से भी लोग इस नई टीम को देख रहे हैं। एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि नई टीम की तस्वीर ऐसे समय में आई है जब छात्रों के आंदोलन से अभी अभी सरकार और पार्टी उभरी है। ऐसे में संगठन में इस फेरबदल का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? संगठन में फेरबदल में आरएसएस का कितना प्रभाव रहा? इस फेरबदल में नितिन नवीन की कितनी चली? कुछ चुनिंदे फेरबदल भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मसलन सोशल मीडिया प्रभारी अमित पालविया का बदला जाना क्या संकेत देता है? स्मृति ईरानी को दोबारा संगठन में लाए जाने के पीछे मकसद क्या है? बाहर से आए नेताओं में सिर्फ और सिर्फ संदीप पाठक को शामिल किए जाने के पीछे क्या वजह है? और इस नई टीम के सामने आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? ऐसे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान। सबसे पहले परिचय करा दूं, अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला साहब और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपसे करना चाहूँगा, जब तक ये टीम सामने नहीं आई थी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, बहुत सारे अटकलें थी, बहुत सारी उम्मीदें थी। अब ये टीम की तस्वीर तो सामने आ गई है, सबसे बड़ा मैसेज क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर एक तरह से कहें कि बैक टू बेसिक्स हुई है। और अगर इस पूरी टीम को अगर आप देखें तो जो सबसे अच्छी बात है कि जो इस वक्त चल रहा था जेनजी का दबाव, सभी जाति बिठाने का दबाव, उससे बाहर निकली। ऐसा नहीं है, सामाजिक समीकरण पूरी तरह से साधे हैं, लेकिन सिर्फ किसी को जाति के लिए नहीं बैठा दिया है। अगर उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसको शामिल किया है। यहां तक कि जिन लोगों को ये माना जा रहा था कि उनको कैसे रख पाएंगे, वो दोबारा लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, तो चाहे उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे हो या फिर राम माधव की फिर से वापसी उपाध्यक्ष के तौर पर हुई, पहले वो महासचिव थे। तो बहुत साफ दिख रहा है कि जहां जिसकी उपयोगिता है वहां उसको जरूर शामिल किया जा रहा है। 2 महामंत्री सुनील बंसल और विनोद तावड़े, उनकी चूंकि अपनी उपयोगिता भी है और लगातार वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जिस तरह से विश्वस्त की भूमिका में काम करते रहे हैं, तो उनके हटाए जाने का तो कोई चांस भी नहीं था। जाए अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोई बात ना होती तो कोई वजह नहीं थी। इसके अलावा अगर आप देखें, स्मृति ईरानी जो बार बार कमबैक करती रही, एक बार फिर से कमबैक कर रही। पिछले साल भर से पार्टी ने उन्हें अलग अलग कामों में लगा रखा था। उनकी अपनी व्यक्तिगत जो क्षमता है, उनका जो ऑरा है, वो अलग बात है। और यहां पर निश्चित तौर पर उनका उपयोग उसी तरह से किया जाएगा देश भर में, क्योंकि बंगाल के चुनाव में उनका उपयोग हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका उपयोग होगा, आगे भी दूसरे चुनाव में उनका उपयोग किया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, राहुल गांधी के सामने अब वो एक तरह से कहें कि फिर से फ्रंट फुट पर आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश से ही अगर कहें चुनाव के लिहाज से, तो बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी। हालांकि हरीश द्विवेदी योगी आदित्यनाथ के बहुत कहें कि उल्टे खेमे के माने जाते हैं, लेकिन उनको भी इसमें जगह दी गई क्योंकि हरीश द्विवेदी संघ से उन्होंने काम शुरू किया बस्ती में। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में रहे, पूर्णकालिक रहे, संगठन मंत्री रहे, युवा मोर्चा में रहे और एक अच्छी खासी पारी खेलकर फिर राष्ट्रीय सचिव रहे। बिहार के वो सह प्रभारी थे पहले, अभी असम के प्रभारी। तो एक अच्छा एक उनका भी जो कहें कि सांगठनिक है और उनके ऊपर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भरोसा दिखता है। और नितिन नवीन का भी उनके साथ, चूंकि बिहार में काम करने वाले की वजह से एक अच्छा संपर्क दिखता है। और महामंत्री के तौर पर अगर आप देखें तो जो संजय भाटिया हरियाणा से हैं, उनको भी, हालांकि वो सीधे तौर पर खट्टर जी से जोड़कर देखे जाते हैं, लेकिन संगठन के व्यक्ति। तो ओवरऑल जो टीम बनी हुई दिखी है वो बहुत स्पष्टता से, जिसको हम कहते हैं बैक टू बेसिक्स पर गई है। पीढ़ी परिवर्तन है। जो उपाध्यक्ष पद है उसमें आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो सीनियर हो गए, जिनका समायोजन होना है, लेकिन जो महामंत्री के तौर पर दिखते हैं और जो नीचे सचिव के तौर पर दिखते हैं, वो बहुत साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर कैडर को ये लगने लगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो यहां नहीं दिखती है तो फिर शायद मुश्किल होगी। और ये बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। एक लाइन में कहें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिर से मजबूती दी है। बिल्कुल, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। प्रभु चावला सर, बैक टू बेसिक संगठनात्मक फेरबदल है, कोई दबाव में नहीं किया गया, हर समीकरण को साधने की कोशिश की गई है।
आपके हिसाब से केंद्रीय मैसेज क्या है? मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर आप सारे 65 जो नए लोग आए हैं, उसके अंदर लगभग 55 के नाम ऐसे हैं जो कभी ऑफिस बेरर सेंट्रल में नहीं रहे, स्टेट में कुछ लोग रहे हैं, ज्यादातर वही नहीं है। जिन तरह के बनाया कि ये नई पार्टी खड़ी करने की बात है 2029 के बाद की बात, 2034 की बात में मान कर के यंग लोग बहुत इसके अंदर है कि बड़ा परिवर्तन आप कहेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, मैं उस बात में नहीं सहमत नहीं हूँ कि जिस तरह के लोग रखे गए, जैसे अडवाणी जी और अटल जी ने टीम बनाई थी, उससे नए लोग जो आए थे आपको याद होगा, अरुण जेटली, उमा भारती, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, नरेंद्र भाई मोदी, ये सारे लोग, प्रमोद महाजन, वो अपने आप में एक स्टैलवर्ड थे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था पार्टी के अंदर, जिताए थे इलेक्शन, खुद भी जीते थे, तो उनको महामंत्री बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया। तो उस तरह के कंपैरिजन अगर करें तो ये लोग अभी नए हैं, अभी सीखेंगे। जैसे अपने नितिन जी हैं, वो 45 साल के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं पार्टी के, तो ये नए जगहों को लाया गया ताकि आगे जाकर के वो खड़े हो सके, उनको ट्रेनिंग के लिए किया जाए। क्योंकि प्रेसिडेंट जो अपने आप में खुद उनका एक्सपीरियंस कम है संगठन को चलाने का, इसलिए जितने लोग लाए गए हैं वो नए लोग आए, कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है वहां पर कि आप कार्यकर्ता हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता ऊपर जा सकता है। परंतु चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि सिर्फ स्मृति ईरानी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, महिला भी है। अब आपके सामने 13 वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, पहले ज्यादा होते थे, 16 थे या 15 थे, इस बार थोड़े कम हो गए हैं, उसमें 6 महिलाएं हैं। वसुंधरा राजे पहले से भी थी, परंतु उसके बाद राम माधव वहां पर आ गए हैं, महामंत्री थे, तो उनका कोई, मेरे को लगता है संगठन की दृष्टि से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आगे जाके पता लगेगा। परंतु पार्टी के अंदर परिवर्तन तब नजर आएगा जब पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनेगी, कि असली पावर तो वहां पर है कि इसके जितने भी ऑफिस बेरर हैं उसमें कितने लोग वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं। परंतु ये परिवर्तन हुआ है जिसको बीजेपी 30 का नाम दिया जा रहा है, ये केवल यही है कि हमारे कार्यकर्ता अगले 10 साल के लिए तैयार नेता बनेंगे कि नहीं। ये फ्यूचर फ्यूचर के मुख्यमंत्री हैं, फ्यूचर के आप कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये फ्यूचर के केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज से 5 साल 10 साल के बाद इनका नंबर आएगा, जितने भी लगाया। अब जैसे अभी किसी ने कहा कि जिनको अपॉइंट किया उत्तर प्रदेश से, वो मुख्यमंत्री के साथ ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है आपको? और वहाँ प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं वो भी मुख्यमंत्री के खेमे के नहीं है। तो प्रेसिडेंट भी यूपी के अंदर प्रेसिडेंट वहाँ का नहीं है, परंतु प्रेसिडेंट बड़े अच्छे हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, और ये महामंत्री ये भी अच्छे हैं। तो आप इसमें देखना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ, ये फ्यूचर एक लीडरशिप खड़ी करने की प्रयास है नितिन जी के साथ जो चल सके, कि नितिन जी से सीनियर व्यक्ति तो बना नहीं सकते आप संगठन के अंदर। जितने भी लोग इसके अंदर हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ज्यादा विनोद तावड़े उनसे सीनियर कह सकते हैं आप, स्मृति ईरानी उनसे सीनियर कह सकते हैं, बाकी लोग तो कहीं भी नहीं है। परंतु एक खुशी की बात ये है कि डिफेक्टर्स को ज्यादातर यहाँ पर नहीं मिला है। जितने डिफेक्टर थे सिवाय संदीप पाठक को, क्योंकि उनके बाद डेटा मैनेजमेंट आता है, पढ़ के बाहर से आए हैं, शालीन हैं, अच्छा काम करते हैं, पंजाब में काम भी आ सकते हैं। बाकी जो परिवर्तन है वो केवल इसलिए है कि हमने संगठन में बदलाव किया है और कार्यकर्ताओं को जगह दी है। बाकी इसके कोई बड़े मायने नहीं है परिवर्तन के। संगठन में बदलाव किया है, कार्यकर्ताओं को जगह दिया है, और भविष्य के ये हमारे नेता हैं। लेकिन भविष्य के नेता हैं उससे पहले परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी अगले साल से ही। आशुतोष जी। जी देखिए, इस टीम से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना, मैं तो इस टीम से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि इस टीम की सबसे बड़ी काबिलियत ये होगी कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा और अमित शाह की स्ट्रेटजी, अगर इसको समझकर वो ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए तो इनसे ये उम्मीद करना कि नितिन नवीन जी कोई विजन देंगे, कोई चाणक्य की तरीके से कोई रणनीति बनाएंगे, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ये ना हुआ है ना ये होगा जब तक नरेंद्र मोदी और जब तक अमित शाह की टीम मौजूद है। तो स्पष्ट तौर पर इनको सिर्फ लास्ट माइल तक, माइक्रो लेवल तक का मैनेजमेंट देखना है, और जो कुछ कहा जाए उसको एज इट इज आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। जहां तक जो बड़ा परिवर्तन मेरी नजर में है वो बात का एडमिशन है कि कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, और उसको भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो उसकी इंटेंसिटी को एड्रेस नहीं कर पाई, या उसको समझ नहीं पाई, या इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से रिएक्शन देना था उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाई, उस तरीके से प्रसार नहीं कर पाई। मैं बहुत हैरान इस बात को लेकर था कि आखिर ये हुआ क्यों। क्योंकि देखिए, परसों प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को दिमागी नक्सल की बात की, उसके ठीक 18 घंटे के अंदर उन बच्चों ने न केवल उस दिमागी नक्सल पे गाना बना दिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया,
उसका म्यूजिक भी कंपोज कर लिया, उसको एडिट भी कर लिया और उसको वायरल भी करा दिया। इस स्पीड को भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल या सोशल मीडिया की टीम को इंप्लीमेंट करना है, अगर उसको वाकई में जेनजी से कंपीट करना है। क्योंकि जिस तरीके के गाने इस वक्त प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, खासतौर पे इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रहे हैं, वहां पर बीजेपी को उसको कन्फ्रंट करने की जरूरत है, वहां उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं पार्टी ने यह माना है कि अमित मालविया जिनका वाकई में एक अच्छा रोल रहा है इन द सेंस कि भाई मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं अलग सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की टीम को एक नई ऊंचाई तक लेके जाना, उसको वेपनाइज करना, विपक्ष को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करना, पार्टी के लिए नैरेटिव बनाना, यह उनका काम था जो उन्होंने बखूबी किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो अंतिम समय में मुझे लगता है कि उनकी नाकामी स्पष्ट हुई और इसलिए बीजेपी ने जो बदलाव किया है वो ज्यादा बड़ा बदलाव है। अन्यथा बीजेपी के अंदर जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, तब तक उनकी रणनीति और उनके विजन को इंप्लीमेंट करना ही नितिन नवीन की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। दरअसल जो आपने बात कही, इसमें छोटा सा रिएक्शन जरा हर्षवर्धन जी का ले लूँ, फिर सज्जन जी आपके पास आ रहा हूँ। आशुतोष जी का ये कहना हर्ष जी कि दरअसल ये जो नई टीम है, ये अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, इसी को आगे बढ़ा पाएंगे, यही एक इनकी सबसे बड़ी कह सकते उपलब्धि होगी। ये खुद अपना कुछ रिदम सेट कर पाएंगे, ये इनको उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों इनको डर लग रहा है? और सोशल मीडिया टीम की बात जो इन्होंने की, इस पर हम लोग आगे चलकर शो में चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया टीम, चाहे स्मृति ईरानी की बात हो, चाहे संदीप पाठक की बात हो, इस पर हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन जो एक टीम से बहुत उम्मीद आशुतोष जी नहीं रख रहे हैं। नहीं, देखिए, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता हों तो आशुतोष जी का जो एक कहें कि उसको आप प्लेन वनीला एनालिसिस भी कह सकते हैं, जनरल एनालिसिस भी कह सकते हैं, वो हम सब करेंगे कि भाई जब मोदी शाह हैं तो उसका काम क्या है। लेकिन अगर इस टीम को अगर आप देखें तो ये लोग ऐसा नहीं कि इनको करना है, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ये लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ काम पहले से कर रहे हैं। अलग अलग चुनावी राज्यों में इनकी अपनी भूमिका रही है, अलग अलग जगहों पर ये संगठन की तरफ से किसी काम के लिए भेजे गए और उन्होंने अपने आप को उसी में खपा दिया। वो खबर छपवाने नहीं गए, हेडलाइन लगवाने नहीं गए, लेकिन वो जाके उन्होंने काम करके दिखाया, उसके आधार पर उनको ये भूमिका मिली। तो ये कहना कि वो नहीं कर पाएंगे, ये मुझे लगता है थोड़ा उनके साथ अन्याय होगा। अगर वो नहीं कर पाए होते तो यहां नहीं होते। दूसरा, जब हम नरेंद्र मोदी शाह की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि इतना बड़ा आपके पास एसेट हो तो जाहिर है उससे बड़ा एसेट कोई बनाना ये लक्ष्य नहीं होगा, उस एसेट को सस्टेन करना लक्ष्य होगा। और किसी भी पार्टी के लिए होता है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करेगी तो वो अपने बड़े नेताओं के पीछे ही चलेगी। हाँ, इसमें एक जरूर है जो मुझे लगता है शायद वो उस पर और ज्यादा प्रभु चावला जी या आशुतोष जी उसको और खोलेंगे। पीयूष गोयल का नेशनल ट्रेजरर के तौर पर वापस आना, ये मुझे लगता है कि बड़ी खबर है, हेडलाइन खबर है। जिस तरह से बननी चाहिए थी शायद उतनी नहीं बनी, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो लगभग आप तय मानिए कि वो मंत्री नहीं रहे। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई सामान्य खबर नहीं है। इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, कई परतें हैं जो इसको देखने वाली बात है। हेडलाइन के तौर पर अगर मैं हालांकि